इस कथा विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामीण लोक कथाओं के एक बेहद खौफनाक और अंधेरे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जो कहानियां सदियों से गांवों में सुनाई जाती हैं वो बस बच्चों को डराने के लिए होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब वो कहानियां आपके सामने सच का रूप ले लें। आज का ये विश्लेषण हमें एक ऐसे ही रूह कंपा देने वाली घटना के सफर पर ले जाएगा। बाहर एक भयानक तूफान है और हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां पानी सिर्फ जीवन नहीं देता बल्कि मौत और खौफ को भी अपने साथ लाता है। तो चलिए इस अंधकार में कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पूरी तरह से महफूज घर रातों रात खौफ के साए में बदल जाता है। माछ दिया, तुम के माछ देबे ना। इस आवाज की कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। और सच कहूं तो ये कोई साधारण सी मांग नहीं है। लोक कथाओं की माने तो अंधेरे और गहरे पानी से उठने वाली ये एक शिकारी चेतावनी है। बंगाल की ग्रामीण कहानियों में इस अदृश्य और खौफनाक साए को मेचो भूत कहा जाता है। एक ऐसी आत्मा जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती और जिसकी प्यास सिर्फ मछली और इंसानी खौफ से बुझती है। ये कोई आम प्रेत नहीं है। ये दलदल और नदी की सड़ान से पैदा हुआ एक ऐसा साया है जो अपनी मांग पूरी ना होने तक आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी आधी रात की दस्तक से। प्रकृति का वो रौद्र रूप जो अपने आप में एक साफ चेतावनी है। आप बस कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जहां बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं मानो नदी आज पूरे गांव को निगल जाएगी। इसी भयानक बारिश के बीच कोलकाता से ट्रांसफर होकर आए नए अधिकारी तपन बाबू अपनी पत्नी मंदाकिनी और दो बेटियों सुगंधा और इंद्राणी के साथ एक सुनसान सरकारी बंगले पर पहुंचते हैं। ये बंगला गांव से बिल्कुल दूर एकांत में नदी के किनारे बसा हुआ है। शहर की भीड़भाड़ से दूर इस परिवार को लग रहा था कि उन्हें एक शांत जगह मिल गई है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस तूफानी रात में उन्होंने किस खौफनाक दरवाजे पर दस्तक दे दी है। और यहीं से असंभव घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, तपन बाबू का परिवार एक सुरक्षित कार में बैठकर नदी के किनारे वाले लंबे रास्ते से बंगले तक पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ है 58 साल का एक झुर्रीदार चेहरे वाला केयरटेकर जिसका नाम है भुवन। भुवन उनकी कार में बैठने से साफ मना कर देता है और पैदल उस उफनती नदी के किनारे के कच्चे और खतरनाक रास्ते से होते हुए बंगले की तरफ निकलता है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि जब कार बंगले पर पहुंचती है तो भुवन भी पीछे के रास्ते से छाता लिए ठीक उसी वक्त वहां पहुंच जाता है। आप खुद सोचिए, एक इंसान इतनी भयानक बारिश और बाढ़ के बीच पैदल चलकर कार की रफ्तार की बराबरी कैसे कर सकता है? ये तो बिल्कुल असंभव है। इस असंभव सफर के बाद जो घटता है वो और भी अजीब है। जब परिवार भुवन से पूछता है कि भाई तुम नदी के किनारे किनारे इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो भुवन साफ मुकर जाता है। वो कहता है कि वो तो नदी की तरफ गया ही नहीं। और फिर वो एक बेहद सख्त हिदायत देता है, नदी के किनारे की तरफ मत देखना। भुवन बताता है कि गांव के लोग सूरज ढलने के बाद कभी भी नदी या पोखर के पास नहीं जाते। वो साफ शब्दों में परिवार को उस पानी से दूर रहने की चेतावनी देता है। लेकिन हम इंसानों की फितरत भी अजीब होती है ना। जिस चीज के लिए मना किया जाए ध्यान वहीं सबसे ज्यादा जाता है। सुगंधा अपनी खिड़की से उस शांत दिखने वाली नदी को देखती रहती है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वहां से कोई उसे भी देख रहा है। अगली सुबह जब तूफान थम चुका होता है तो हवेली के दरवाजे पर कुछ ऐसा मिलता है जो रात की शांति को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। गीली मिट्टी पर पैरों के निशान मौजूद हैं, लेकिन ठहरिए, ये कोई आम निशान नहीं है। ये निशान हवेली से नदी की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि नदी से निकलकर सीधे हवेली के दरवाजे तक आ रहे हैं। मतलब पानी की गहराइयों से निकलकर कोई चीज रात के अंधेरे में उनके दरवाजे तक चलकर आई थी। ये नज़ारा किसी की भी सांसें रोकने के लिए काफी है। इन निशानों की सबसे खौफनाक बात उनकी दिशा थी। केयरटेकर भुवन जब इन निशानों को देखता है तो उसके चेहरे की रंगत पूरी तरह उड़ जाती है। वो इन निशानों की पहचान उल्टे पांव के रूप में करता है। अगर आप दक्षिण एशियाई लोक कथाओं को जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये एक सख्त और अटल नियम है। उल्टे पांव हमेशा एक अलौकिक, राक्षसी या अमानवीय शक्ति का प्रतीक होते हैं। भुवन ये जानकर कांप उठता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी साया उनके दरवाजे की दहलीज तक आ चुका है। ये उल्टे निशान एक भयानक और पक्का सबूत थे कि वो हवेली अब सुरक्षित नहीं रही। खौफ अब सिर्फ रात के अंधेरे तक सीमित नहीं रहता है, वो दिन के उजाले में भी अपना रूप बदलने लगता है। 16 साल की सुगंधा जब बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो उसे नदी के किनारे एक लड़की दिखाई देती है। ये काजल भरी आंखों वाली कोई आम लड़की नहीं थी।
वो बेहद रहस्यमय थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सम्मोहन करने वाली कशिश थी। सुगंधा खुद को उस अजनबी लड़की की तरफ खिंचता हुआ महसूस करती है। दिन के उजाले में भी उस नदी के किनारे कुछ बहुत ही गलत घटित हो रहा था। जरा उस लड़की की कल्पना कीजिए। उसकी आंखें गहरे काजल से भरी थीं, बालों की एक लंबी पारंपरिक चोटी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी मानो वो सुगंधा के मन की हर बात जानती हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी वो इकलौती मांग। उसने कोई साधारण बातचीत नहीं की, कोई दुआ सलाम नहीं, बल्कि सीधे पूछा, क्या तुम मुझे मछली दोगी? और जैसे ही सुगंधा की छोटी बहन इंद्राणी उसे आवाज लगाती है, सुगंधा पलक झपकाती है और वो रहस्यमयी लड़की हवा में ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। कोई पैरों के निशान नहीं, कोई आहट नहीं, बस वो अजीब सी मांग पीछे छूट गई थी। अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। सुगंधा बाजार से मछली और रसगुल्ले लेकर लौटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज ढल चुका है और गांव के कच्चे रास्ते पर घना अंधेरा छा गया है। जैसे ही वो नदी के करीब पहुंचती है, उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रहस्यमयी लड़की दिन के उजाले में तो गायब हो गई थी, लेकिन रात के अंधेरे में पानी से कुछ ऐसा बाहर आया था जो अब कदम दर कदम सुगंधा के साथ चल रहा था। उस अंधेरे रास्ते पर दहशत पल पल बढ़ने लगी। खौफ का स्तर कैसे बढ़ता है, जरा सुनिए। सबसे पहले शांत नदी का पानी अचानक हिंसक तरीके से उबलने लगता है। कुछ ही पलों में हवा में सड़ी हुई मछली की इतनी तेज और भयानक बदबू फैलती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। तभी अचानक एक भारी पेड़ की डाल टूटकर उसके पैरों के ठीक सामने गिरती है। रास्ता पूरी तरह बंद, और फिर उसी भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक अदृश्य फुफकारती हुई आवाज आती है, माज दे आ, तुम के माच देबे ना। हर एक सेकंड के साथ वो अदृश्य जाल सुगंधा के चारों तरफ कसता जा रहा था। अंधी दहशत में सुगंधा भागती है। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका है और वो दौड़कर सीधा घर पहुंचती है, जहां दरवाजे पर गिरकर वो बेहोश हो जाती है। परिवार उसे किसी तरह अंदर लाता है और वो सब मान लेते हैं कि चलो, दरवाजा बंद होने के बाद अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? आधी रात बीत चुकी है, पूरा घर गहरी नींद में है। तभी सुगंधा की मां मंदाकिनी की नींद रसोई से आ रही एक अजीब और घिनौनी आवाज से टूटती है। जब वो रसोई में जाती है तो जो दृश्य वो देखती है वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। खून से सना एक चेहरा और कच्चा मांस नोचते हुए हाथ। मंदाकिनी देखती है कि उसकी 16 साल की मासूम बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी है। उसके हाथों में बाजार से लाई गई वो कच्ची मछलियां हैं और वो उन्हें जिंदा कच्चा ही चबा रही है। सुगंधा के चेहरे और कपड़ों पर खून लगा है और उसकी आंखें अब किसी इंसान की नहीं बल्कि एक खूंखार राक्षस की लग रही थीं। वो इकाई जो नदी के किनारे से उसका पीछा कर रही थी, उसने सिर्फ घर की दहलीज ही पार नहीं की थी, बल्कि सुगंधा के शरीर में भी पूरी तरह प्रवेश कर लिया था। और फिर सुगंधा के उसी खून से सने मुंह से एक ऐसी आवाज निकलती है जो उसकी खुद की तो बिल्कुल नहीं थी। एक भारी, खोखली और अमानवीय आवाज उस अंधेरे कमरे में गूंजती है, मुझे भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक शैतानी ऐलान था। मेचो भूत ने घर की सारी भौतिक और आध्यात्मिक सुरक्षाओं को चकनाचूर कर दिया था। उसने सिर्फ मच्छी नहीं ली थी, उसने उस मासूम लड़की को ही अपना घर बना लिया था। ये पूरा विश्लेषण हमें एक रूह कंपा देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जो चीज़ पानी की गहराइयों में रहती थी, जब वो आपके घर की दहलीज पार कर लें, जब वो आपके अपनों के भीतर समा जाए, तो क्या उसे वापस उस अंधेरी नदी में भेजा जा सकता है? या फिर गांव का वो खौफनाक साया हमेशा के लिए उस परिवार के साथ जुड़ गया? इस खौफनाक सवाल को हम आज यहीं छोड़ते हैं। सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी रात के अंधेरे में नदी की तरफ देखना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है।